नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और आज से हम लगातार IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको कहते हैं, इसके वीडियो की चर्चा करेंगे। ऑलरेडी 6 वीडियो इस पे आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन 6 वीडियो के माध्यम से मैं योग्य भूमिका भी बना पाया हूं या नहीं, ये समझ नहीं पा रहा। क्योंकि जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है तो ये इतना विस्तृत विश्व है, इतना समृद्ध विश्व है कि उसके किसी भी एक कोने में चले जाइए, वहां आप खो जाते हैं। विशेष करके तब जबकि ये आपका सबसे प्रिय विषय हो। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि मैंने अपने चैनल का नाम संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति इसी हिसाब से रखा हुआ है। चलिए, जैसा कि आपसे कहा था, आज से हम IKS में जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से हम धीरे धीरे इन चीजों को समझते जाएंगे। कागज पेन ले लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, उसके ऑप्शन लिखिए। मैं प्रयत्न करूंगा कि जल्दी ही आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख पाए, मैं उस स्थिति तक पहुंचूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मुझे सीखना है। मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ अकेला ही वन मैन आर्मी है, ना मेरे पास कोई एडिटर है, ना मेरे पास अन्य कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है। यहाँ जो कुछ होता है वो मैं स्वयं करता हूँ। इसलिए अगर मैं अधिक चीज़ों पे ध्यान देने लग जाऊं तो संभवतः मेरे वीडियो बहुत अधिक चलने लग जाएं, क्योंकि कंटेंट तो उसमें होता है, लेकिन जिन चीज़ों से वीडियो चलते हैं वो मैं प्रस्तुत ही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर संभवतः मैं 15 दिन में एक वीडियो या सप्ताह में एक वीडियो से अधिक उसमें नहीं दे सकता हूँ, अगर उन सारी चीज़ों पे जाता हूँ। तो मेरा लक्ष्य है कि एक लाइब्रेरी बनाना, तो जितना आता है उसमें से जो आपके पास तक पहुंचा पाता हूं, आपको उसमें जितना आनंद आता है या जितना लाभ मिलता है वो लेते रहिए, बस यही कह सकता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न IKS में स्वाभाविक है कि उसके परिचय का ही बनेगा। तो पहला प्रश्न पूछते हैं, IKS का फुल फॉर्म क्या है? IKS का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं: भारतीय ज्ञान प्रणाली, ईरानी नॉलेज सिस्टम, इंडिक नॉलेज सिस्टम और सघन ज्ञान सिस्टम। अब देखिए, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि IKS, आई से ईरानी नॉलेज की बात तो हमें नहीं करनी है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं इसमें से आप इंडिक नॉलेज सिस्टम ये अर्थ ले सकते हैं। बाकी मेरे अनुसार इंडियन नॉलेज सिस्टम ये इसका वास्तविक अर्थ होगा। कई यूनिवर्सिटी में जब इंडिया को भारत ही कहना चाहिए, ये हमने अपने संविधान में संशोधन कर दिया, या इस बात की चर्चा जब हो चुकी है, तो वो इसको IKS की जगह BKS भी कहते हैं, यानी भारतीय नॉलेज सिस्टम। चलिए, आपके यहाँ जो भी अभ्यासक्रम में है BKS है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाएगा कि BKS का क्या अर्थ होता है। तो आप कह सकते हैं भारतीय नॉलेज सिस्टम। आपके यहाँ IKS है तो आप कह सकते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। चलिए, दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। कोई भी जो सिविलाइजेशन होता है, कोई भी जो नॉलेज सिस्टम है, उसके मूल में क्या होता है, यानी उसके पाए के सिद्धांत क्या होंगे, उसके मौलिक सिद्धांत, जिनको आप कहते हैं ना कि उसकी जड़ में क्या होगा, कौन कौन से सिद्धांत होंगे। तो अगर आप हमारा पिछला वीडियो ही देखें तो मैंने उसमें कहा था कि भाई एक यज्ञ है, एक सदाचार है, और यज्ञ सदाचार के बाद आपके जो गुण हैं, जो आपको संस्कारों से प्राप्त होंगे, आप वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये चर्चा आप पिछला वीडियो अगर देखेंगे ना
तो विस्तार से इनकी चर्चा की हुई है। लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन है सत्य, भलाई, सुंदरता या ये सभी। तो फिर मान लीजिए कि सत्य तो चाहिए ही चाहिए, सदाचार उसी का अर्थ है, भलाई का अर्थ है परोपकार। भारतीय ज्ञान परंपरा में मैंने आपसे कहा था कि यहां प्रत्येक कार्य से पहले यज्ञ करने का विधान है। यानी आपको कुछ भी करना है लेकिन उसके साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, आपको यज्ञ अवश्य करना है। आप विवाह कर रहे हैं तो वहां भी एक यज्ञ की वेदी होती है और आप उस वेदी पे बाकायदा हवन करते हैं। और यज्ञ कभी भी अकेले किया नहीं जाता है, यज्ञ में लोगों को बुलाया जाता है। तो उत्सव प्रिया खलु जनाः जो होता है ना, वो हमारे यहाँ इसी वजह से है कि यहाँ हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम को यज्ञ के साथ जोड़ा गया। और यज्ञ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि दूसरों के लिए, परोपकार के लिए जो किया जाता है वो यज्ञ है, और अपने लिए जो किया जाता है वो पाप है। तो परोपकार यानी भलाई। तो दूसरा सिद्धांत इसका भलाई है, जो यहाँ पे आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो सत्य भी चाहिए, भलाई भी चाहिए और सुंदरता। भाई इसके बिना तो कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो किसी भी सिविलाइजेशन के जो ज्ञान परंपरा है, जो उसका नॉलेज सिस्टम है, CKS, उसकी बिल्डिंग अगर आपको खड़ी करनी है, यानी उसको अगर आपको समझना है या उसको आपको बनाना है, तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो वहां पे अनिवार्य हैं। तो यहां पे ऑप्शन है सत्य, भलाई और सुंदरता। तो आप इसमें से किसी एक पे नहीं जा सकते हैं। इसका जो चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त तमाम, उपरोक्त सभी, ऊपर वाले सभी, ये ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए हम तीसरे प्रश्न पे आ रहे हैं। WKS का क्या अर्थ होता है? तो वेस्ट नॉलेज सिस्टम, वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम, विश्व ज्ञान सिस्टम या संपूर्ण ज्ञान सिस्टम। तो स्वाभाविक है कि हमारी परंपरा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय फिलॉसफी है, जो भारतीय धर्म है, जो भारतीय दर्शन है, उसके अतिरिक्त जो भी है उसको वेस्टर्न नॉलेज के तौर पे ही देखती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भारत से पूर्व में है, न्यूजीलैंड पूर्व में है, चाइना भी पूर्व में है, जापान भी हमारा पश्चिमी देश तो नहीं ही है। तो ये जो देश हमसे पश्चिम में नहीं है, उनके यहाँ के भी जो सिविलाइजेशंस हैं, उनके यहाँ की जो ज्ञान की परंपराएं हैं, उनके यहाँ की जो फिलॉसफी है, उनके यहाँ का जो भी ज्ञान से संबंधित मटेरियल है, उसको भी हम वेस्टर्न ही कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पूरे ज्ञान की परंपरा को दो भागों में बांट दिया है, एक है इंडियन और एक है वेस्टर्न। इसके अलावा और कोई तीसरी परंपरा को हम नहीं पहचानते हैं, या हम उस पर काम नहीं करते हैं, या उस रूप में हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ WKS का अर्थ होगा वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम। चलिए चौथा प्रश्न है, पश्चिमी ज्ञान व्यवस्था की मर्यादाएं हैं। पश्चिमी ज्ञान व्यवस्था की मर्यादाएं हैं क्या क्या? तो कहते हैं विविधता। देखिए, थोड़ा सा विषय को समझने के लिए उसका विस्तार करना जरूरी है। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर एक आरोप लगाया कि यहां बहुत छोटे 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 रजवाड़े, इतने सारे राज्य हैं यहां पे कि इसको एक राष्ट्र माना ही नहीं जा सकता है, इसको एक देश माना ही नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा, जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो उस समय और उससे पहले भी और उसके बाद भी यही कहा गया कि भाई भारत जो है ना, इसको आप एक राष्ट्र, एक राज्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहां तो बहुत सारे छोटे 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 राज्य हैं। लेकिन कोई भी
जो ज्ञान व्यवस्था होती है, कोई भी जो राज्य व्यवस्था होती है, वो अपनी कुछ परंपराओं पे चला करती है। चलिए, हमारा प्रश्न ये था कि पश्चिमी ज्ञान व्यवस्था की मर्यादाएं क्या क्या हैं। तो इसमें एक बात उन्होंने कही विविधता, दूसरी बात उन्होंने कही कि उनका दृष्टिकोण विश्व दृष्टिकोण को अपने अंदर समाहित नहीं करता है, यानी विश्व दृष्टिकोण के हिसाब से उनका दृष्टिकोण अपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है कि उन्होंने जो व्याख्याएं दी हैं वो स्पष्ट नहीं। फिर से समझिए, विविधता और विश्वव्यापक दृष्टिकोण का अभाव और व्याख्याओं की अस्पष्टता, स्पष्टता नहीं अस्पष्टता, यानी उनका स्पष्ट ना होना। तो भैया, जो हमारा पश्चिमी ज्ञान प्रणाली है उसमें ये तीनों ही खामियां पाई जाती हैं। अब चलिए फिर हम अपने विषय पे आ जाते हैं। विषय तो यही मुख्य है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे, जब आप भारत देश की बात करते हैं तो यहां सौराष्ट्र हो, यहां गुजरात हो, यहां काठियावाड़ हो, यहां मारवाड़ हो, यहां राजस्थान हो, यहां ब्रज हो, यहां अवध हो, यहां मगध हो। आप जितने देशों के नाम या जितने राज्यों के नाम या जितने प्रदेशों के नाम, उस समय के हिसाब से इनको राज्य कहा जाता था, सब अलग अलग राज्य हुआ करते थे, आप ले लीजिए। लेकिन सबके यहाँ की सभ्यता एक है, सबके यहाँ की संस्कृति एक है। दिवाली का त्यौहार सबके यहाँ एक साथ मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे दिवाली मनाई जा रही है एक दिन और दूसरी जगह पे दिवाली नहीं मनाई जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक जगह उपनयन संस्कार होता है और एक जगह उपनयन संस्कार नहीं होता है। यानी हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा, ये कितने भी आप राज्यों में इसको विभाजित कर लीजिए, लेकिन इन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए ये पर्याप्त साधन। तो ये पूरा भारत देश पहले भी एक था, ठीक है। आज जैसे हम गणतंत्र में हैं और राज्य अलग अलग हैं, इसी प्रकार से पहले भी कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, उस सम्राट के अंडर में सारे सम्राट सारे राजा रहा करते थे। अब ये बात अलग है कि कभी मगध सबल हो गया तो वो उसका राजा चक्रवर्ती बन गया, कभी अवध सबल हो गया तो अवध के राजा चक्रवर्ती बन गए, कभी सूरसेन सबल हो गया तो वहां के राजा। तो ये जो भारतीय परंपरा के ऊपर आरोप था कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था, ये आरोप बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारी सभ्यताएं, हमारी सारी चीजें, हमारी पूरी पूरी ज्ञान की परंपराएं, ये एक ही वृक्ष की अलग अलग शाखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। और जो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम की समस्याएं हैं, हमारे यहां वो समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। यहां विविधता में एकता है। हमारा दृष्टिकोण हमेशा स्वार्थी नहीं है, हमेशा परोपकार की बात करता है। इसलिए वो विश्व स्तर पे वसुधैव कुटुंबकम की बात करके आनो भद्रः कृतवो यंतु विश्वतः, इस प्रकार की जो हमारी उद्भावनाएं हैं, ये हमेशा संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और हमारे यहाँ तो व्याख्याएं इतनी स्पष्ट हो गई हैं। पहले सूत्रात्मक पद्धति रही, सूत्रों से आगे बढ़े तो उसके ऊपर वृत्ति लिखी गई, फिर उनके ऊपर भाष्य लिखे गए, फिर उनके ऊपर और टीकाएं लिखी गई। यानी इतनी प्राचीन परंपरा है कि यहां अस्पष्टता का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तो पश्चिमी ज्ञान व्यवस्था की जो मर्यादाएं हैं, हमारे यहां ऐसी कोई मर्यादा प्राप्त नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। जिसको आप इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, जिसको आप इंडिक नॉलेज सिस्टम कहते हैं, सत्य, भलाई और सुंदरता, ये जो उस सिस्टम के मूल सिद्धांत हैं, अगर आपको एक ही शब्द में सत्य, भलाई यानी परोपकार या यज्ञ कह लीजिए, और सुंदरता, इन तीनों तत्वों को एक ही शब्द से अगर आपको प्रस्तुत करना हो तो क्या कहेंगे? तो यहां 4 ऑप्शन दिए हैं। समचित्त आनंद, सतचित्त आनंद, सतचित्त अहंकार
और ऊपर में से कोई नहीं। तो भैया सत चित आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं एक साथ में, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मूल सिद्धांत हैं उनको व्यक्त करने वाला एक शब्द पर्याप्त है। यहाँ सत्य भी है, यहाँ परोपकार की भावना भी है और यहाँ आनंद भी है। इसलिए एक ही शब्द अगर लेना है तो आप सत्य चित आनंद का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम छठे प्रश्न पे जाते हैं। IKS के अनुसार आनंद का क्या अर्थ है, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार आनंद किसको कहेंगे? तो भौतिक आनंद की प्राप्ति हो उसको आप आनंद कहेंगे, आंतरिक आनंद की प्राप्ति हो उसको आप आनंद कहेंगे, या जो सुख है उसको आप आनंद कहेंगे, या ये सभी आनंद की कक्षा में आएंगे? तो आप समझ लीजिए, सुख को तो हमारे यहां आनंद कहा ही नहीं जा सकता है। जब हम बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य कहे, उन 4 आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य जो है सर्वम दुखम, सब कुछ दुख में है। हमारे यहाँ सांख्य कारिका में भी दुःखत्रयाभिघाता, तो वहीं से शुरुआत होती है। हमने ये माना हुआ है कि सर्वत्र दुख व्याप्त है, तो सुख को हम आनंद नहीं मान सकते, क्योंकि सुख में तो, दुख में तो एक ही दुख है, लेकिन सुख में तो बहुत सारे दुख हैं। देखिए, सुख अगर आपको प्राप्त करना है तो उसका मार्ग दुखों से भरा हुआ है। आपको कुछ भी हासिल करना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, दुख उठाने पड़ते हैं, तब वो सुख आपको मिलता है। जिस दिन आपको सुख मिल जाता है उस दिन तो और भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि ये सुख अब मुझसे छिन ना जाए, इसका टेंशन रहता है। तो सुख है तब भी दुख बना रहता है, सुख प्राप्ति के लिए दुख उठाना पड़ता है। और भैया चूंकि ये संसार परिवर्तनशील है, चक्र गतिमान हमेशा रहता है, सुख दुख आता जाता रहता है, तो सुख के बाद जब दुख आता है तब तो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो सुख को तो हम आनंद मान ही नहीं सकते हैं। हमारी ज्ञान परंपरा के अनुसार सुख का अनुभव ये कभी भी आनंद नहीं हो सकता है, और सुख का ही एक दूसरा नाम है भौतिक विश्व का अनुभव, भौतिक आनंद की, जिसको चार्वाक लोग जो है ना वो तो इसका स्वीकार करते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय दर्शन में चार्वाक तो एक ही दर्शन है, इसके अतिरिक्त जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत, ये जितने भी दर्शन हैं, षड दर्शन और नव दर्शन, 9 में से एक अगर चार्वाक को निकाल दें तो भौतिक विषयों में और कोई जो है वो सुख को नहीं देखता है। इसलिए हमारे यहाँ सुख का एकमात्र अर्थ होता है आंतरिक आनंद का अनुभव करना। हमारे कहते कि जब हम आत्मानंद के साथ जुड़ जाते हैं तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर ये सारा विश्व जो है, इसके सारे दुख जो हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। IKS के अनुसार चित्त क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार चित्त का क्या अर्थ होता है? तो यहां जो ऑप्शन दिए हैं आपको, सत्व में से तमस की तरफ जाना, यानी सतोगुण से तमोगुण की तरफ जाना, रजस में से सत्व की तरफ प्रयाण करना, या तमस में से रजस की तरफ और रजस से सत्व की तरफ जाना, या ऊपर में से कोई नहीं। तो आप समझ लीजिए, हमारे एक सूत्र है तमसो मा ज्योतिर्गमय, और सत्वगुण जो है वो प्रकाशक कहा गया है, यानी सत्वगुण ही प्रकाश है और तमोगुण ही अंधकार है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है कि हम तमस से और सत्व तक के जो यात्रा है उसको पूरा करें। तो सत्व से तमस की तरफ जाना ये तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा हो गई, और रजस से सत्व की तरफ जाना ये भी आधी अधूरी बात है। इसलिए वास्तविक अर्थ क्या होगा? तो तमस से रजस और रजस से सत्व की तरफ प्रस्थान करना, इसको हमारे यहाँ चित्त कहा गया है। वैसे तो
यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं में से आपको बताना है, इसलिए अलग बात है। बाकी चित्त की व्याख्या अगर आपको देखनी है तो सांख्य के वीडियो देखिए, वहाँ अहंकार, चित्त, मन, इन सब की चर्चा हुई है। तो वहाँ चले जाइए, सांख्य कारिका के वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से मालूम पड़ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। नीचे में से समाज शास्त्र से लगता हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से समाज शास्त्र से लगता हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? देखिए, एक ग्रंथ का नाम यहां दिया है नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि की रचना है। और हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा भी संस्कृत से परिचित है उसको इस चीज़ का पता है कि नाट्य शास्त्र ये स्टेज से, रंगमंच से संबंधित फिल्मी हस्तियां भी इसको पढ़ती हैं, और जो भी स्टेज के कलाकार हैं उनको इसके साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारी रंगमंच से संबंधित बातें कही गई हैं। तो नाट्य शास्त्र जो पहला ऑप्शन है वो रंगमंच से संबंधित है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति का ग्रंथ है। उसमें राजा की प्रकृतियां क्या हैं, राजा के गुण क्या हैं, यानी राजनीति से संबंधित सारी बातें वहां पे प्रस्तुत की गई हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है धर्मशास्त्र, और चौथा ऑप्शन है कि ऊपर में से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र तो नहीं है, अर्थशास्त्र भी नहीं है, वो राजनीति से संबंधित है। लेकिन धर्मशास्त्र का सीधा सीधा संबंध समाज के साथ है, समाजशास्त्र के साथ, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्य वो धर्म में निहित रहते हैं। यानी जो हमारे धर्म कहे गए हैं, जब हम उनका पालन करते हैं तो समाज सुखी रहता है, समाज में आनंद का वातावरण बना रहता है, और समाज जो है वो समृद्ध बनता है। लेकिन जब हम धर्म का पालन नहीं करते हैं, जब हम अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, या अपने धर्म का जब हम परित्याग करते हैं, तब समाज में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो धर्मशास्त्र ये समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और धर्मशास्त्र हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथों को कहा जाता है। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सारी स्मृतियाँ हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के रूप में जानी जाती हैं। और आप मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे उन ग्रंथों को मैंने प्रस्तुत किया है, उनकी व्याख्याएं श्लोकों की प्रस्तुत की हैं, जिसके अनुसार इस समाज में हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सारी बातों को प्रस्तुत किया गया है। तो धर्मशास्त्र ये समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये इसका जवाब होगा। आगे चलते हैं। भारत की संस्कृति किस पे केंद्रित संस्कृति है? साधन पे केंद्रित संस्कृति है, ज्ञान पे केंद्रित संस्कृति है, योग पे केंद्रित संस्कृति है, या विज्ञान पे केंद्रित संस्कृति है? तो आपको मालूम है कि हम साधनों के पीछे कभी इतना दौड़े ही नहीं हैं, और जब से दौड़ना शुरू किया है तब से लोग बाग बहुत परेशान। यानी हमने साधनों पे विशेष ध्यान नहीं दिया है, हमने ज्ञान पे विशेष ध्यान दिया है। योग हमारे ज्ञान का एक भाग है, और विज्ञान हमारे ज्ञान में समाहित है। हमारे ज्ञान में सारे तथ्य जो हैं वो वैज्ञानिक है। इसीलिए तो IKS पढ़ने का नंबर आ रहा है, क्योंकि आज तक क्या हुआ है, यही तो कहा गया कि भारत के पास तो कुछ है ही नहीं। यहां तो अगर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है तो भी परदेशियों ने दिया है, यहां तो अगर विमान बने हैं तो वही परदेशियों ने किया है, जो कुछ किया है वो अंग्रेजों ने किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा तो बिल्कुल बेकार थी। यही हमें आज तक पढ़ाया गया, यही हमारे बच्चों को आज तक समझाया गया, यही हमारे बच्चों को आज तक सिखाया गया। और उसके पीछे एक ही कारण था कि अगर आपका इतिहास बहुत समृद्ध होता है तो आपको अपने इतिहास को सत्य करने की एक इच्छा होती है। आपके मन में ये भी आता है कि ये इतना समृद्ध अगर हमारा भूतकाल है तो हमारा भविष्य भी इतना ही समृद्ध होना चाहिए। इसलिए
आपका भूतकाल जो है आपके पास से छीन लिया गया था। आपका भूतकाल जो है उसको सिर्फ काल्पनिक कह दिया गया था। आपका भूतकाल जो है उसको मिथ्या कह दिया गया था। आज जब आप IKS पढ़ रहे हैं तब आप अच्छी तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा की जब आप बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो साधन पे केंद्रित नहीं है। योग उसका एक भाग है, विज्ञान उसमें समाहित है। हमारी ये पूरी परंपरा ऐसे ज्ञान के ऊपर आधारित है। चलिए एक और 10वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों को देखेंगे। प्राचीन हस्तप्रतों का सबसे मोटा संग्रह किस देश में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, US में पाया जाता है, जर्मनी में पाया जाता है, UK यानी कि इंग्लैंड में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तो निर्विवाद रूप से हम कहेंगे कि भारत में, क्योंकि USA है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इन लोगों के यहां जब ज्ञान की परंपरा का उद्भव हुआ है, उसके बाद से प्रिंटिंग प्रेस, बहुत सारे साधन, ये सारी चीजें मार्केट में आ गई थी। इसलिए यहां हस्तलिखित प्रतियों का बहुत प्रचलन ही नहीं रहा, या ये कहिए कि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा ये जो है ये इतनी प्राचीन है, और अत्यधिक प्राचीन होने के कारण ही मैंने तो एक दो जगह पे आपसे ये कहा कि उस समय लिपि भी थी, इसकी भी संभावना कम लगती है। भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, लेकिन लिपि उस समय थी या नहीं थी ये पता नहीं। इसीलिए हमारे यहां उसको हस्तप्रत में भी लिखने की परंपरा नहीं। प्राचीन परंपरा तो हमारे वेदों को श्रुति कहा जाता है, श्रुति की परंपरा थी, सुनना और याद करना, सुनना और तैयार करना। अभी एक रिसर्च हुआ और उसमें नासा ने इस बात को सिद्ध किया कि भारतीय परंपरा में जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, अगर उनको कंठस्थ किया जाता है तो व्यक्ति के जो मस्तिष्क है उसमें, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना है, मेमोराइज करना है। हमारे यहाँ एक वेद के ज्ञाता होते थे, 2 वेद के ज्ञाता को द्विवेदी कहा जाता था, 3 वेद के ज्ञाता को त्रिवेदी कहा जाता था, जो 4 वेद के जानकार हुआ करते थे उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। रावण के लिए ये कहा जाता वो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब का ज्ञाता था। और तब ज्ञान पुस्तकीय नहीं था। जैसे अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, मैं कंप्यूटर पे प्रश्न पढ़ता हूं और आपको उसके जवाब दे रहा हूं। नहीं भैया, हमारे यहां तो माना जाता था पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रहने वाली विद्या और दूसरे के पास रहने वाला धन आवश्यकता पड़ने पे काम नहीं लगता। इसलिए विद्या कहाँ होनी चाहिए? कंठे विद्या और गंठे गांठ में धन। तब तो धोती पहनी जाती, उसमें गांठ लगा के पैसे रखे जाते थे। आज की जेब पैंट तो था नहीं कि उसकी जेब में डालो। तो भैया ये उस काल से हमारी ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। इसके बाद जब कागज की खोज हो गई, जब प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ लिखने वाले हुए, उन्होंने बहुत सारे हमारे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया है और वो सारे हस्तप्रत के रूप में पाए जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष में इस समय भी आप सरप्राइज हो जाएंगे, आपकी उंगली आपके दांतों के नीचे आ जाएगी। हो सकता है आप अपनी जीभ को भी दांत से काट लें। 1 करोड़ जितनी हस्तप्रत अभी भी भारत में विद्यमान है, जो किसी विद्वान की राह देख रही हैं कि कोई विद्वान आए और हमारा उद्धार करे। मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में इस विषय को रखा कि अगर एक विद्यार्थी एक पुस्तक को लेकर के सिर्फ उसका प्रकाशन करवा दे, सिर्फ उसकी परिचय वगैरह को प्रस्तुत कर दे, तो उसको PhD की डिग्री दे देनी चाहिए। चलिए इससे आगे की चर्चा
हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। नित्य प्रति इसमें वीडियो नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक दिन के बाद एक वीडियो आपको देता रहूं, इस प्रकार का प्रयत्न रहेगा। आज हमने 10 प्रश्न देखे हैं, 11वें प्रश्न से आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। पुनः सबका धन्यवाद।